तो जो एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में करना चाहता है, स्काई इज द लिमिट। यानी कि इंडिया कैन प्रोड्यूस मल्टीपल इलॉन मस्क इन नेक्स्ट 20 इयर्स। आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं हाँ, उस अब जो IIM अहमदाबाद में छट के लोग जाएंगे, फर्स्ट इज दे हैव डन वेल इन देयर लाइफ। तो पहला हो गया कि टैलेंट आपको मिल रहा है, दूसरा हो गया कि आपको इन्वेस्टर मिल रहा है, थर्ड है मेंटर। दूसरे स्कूल्स को या रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो वो एप्लीकेंट्स कैसे अट्रैक्ट करेंगे, प्रोफेसर कैसे अट्रैक्ट करोगे। ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, हमें हायरिंग कैसे करनी चाहिए। मैंने एक जॉब पोस्टिंग डाली थी लास्ट ईयर मेरी टीम के लिए, ट्रेड ऑपरेशंस की रोल के लिए। उसमें 1200 एप्लीकेशन आई थी, मेरे को एक बंदा आया था। आपकी बात से मोटा मोटा ये समझ पाया हूँ कि बैंगलोर में आपकी कनेक्टिविटी बहुत इजीली है एंड दैट व्हाट इट कन्वर्ट्स टू गुड अपॉर्चुनिटीज इन कॉर्पोरेट। अब मेरी कंपनी में बहुत सारे ऐसे इंजीनियर प्रोडक्ट मैनेजर हैं जो स्टार्टअप में ही काम करेंगे, बड़ी कंपनी के साथ नहीं काम करेंगे। कॉर्पोरेट का एक ये भी थोड़ा बायस होता है कि यार इंस्टीट्यूट ने मेहनत कर ली है छांटने की, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे को इनमें से छांट। माइंडसेट उनका वैसा होगा, यानी कि मैं जरूर ये नहीं बोलूँगा कि उनका माइंडसेट में। तो जब आप बैंगलोर में थी, आपने वहाँ पे स्टार्टअप देखी, हर दूसरा बंदा स्टार्टअप कर रहा है, बैंगलोर तो है ही स्टार्टअप हब। सो आप ये चीज़ बताइए कि बैंगलोर की स्टार्टअप में और बाकी और सिटीज़ के स्टार्टअप्स में इन इंडिया क्या डिफरेंस है। तो लेट्स टॉक अबाउट स्टार्टअप्स। ठीक है, आपने IIM अहमदाबाद से अपनी MBA कंप्लीट करी, तो आप पहले तो ये बताओ सर कि IIM से पढ़ना और एक नॉर्मल कॉलेज से MBA करना, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो IIM बहुत सारे गवर्नमेंट ने खोल दिए। आई वुड स्टिल से कि इट टेक्स टाइम फॉर ईच इंस्टीट्यूट टू रीच और गेट मेच्योरिटी। तो जो हम ट्रेडिशनली टॉप 4-5 IIMs बोलते हैं, वो यानी कि 19 जैसे IIM अहमदाबाद 1960s का, इट्स अ यानी कि 65 ईयर इंस्टीट्यूट, 60-65। तो IIM अहमदाबाद वर्सेस से कि जो टॉप 50 में नहीं है इंस्टीट्यूट, लेट्स टेक दैट ब्रॉड रेंज। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है किसी भी कोर्स के अंदर, वो कोर्स का कंटेंट नहीं है। इट्स नॉट व्हाट इज रिटन इन द बुक्स या तुम्हें स्टडी मटेरियल दी जाता है, वो आपको मिल जाएगा। अच्छा। जैसे मैंने IIM अहमदाबाद करके आया हूँ, आप बोलोगे यार वरुण, जो तुम्हारी बुक्स और जो तुम्हारी केस स्टडीज थी ये मुझे दे दो, मैंने पढ़नी। इज इट इक्विवेलेंट टू एन एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग MBA from IIM Ahmedabad? It is not. It is less, right? Now, what makes it a different experience, rounded experience, and something which will leave, be with you through the life? तो उसके एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट हो गया, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा एक डिफरेंशिएटर है। जो छोटे इंस्टीट्यूट्स होंगे या जो इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं होंगे, लाइब्रेरी हो गई, स्पोर्ट्स स्टाफ हो गया, फिजिकल क्लासरूम हो गया, ये सब पार्ट, बट हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। वन इज फैकल्टी, दूसरा है तुम्हारे क्लासमेट्स। अब जो IIM अहमदाबाद में छट के लोग जाएंगे, फर्स्ट इज दे हैव डन वेल इन देयर लाइफ, यानी कि नॉर्मली दे आर वेरी वेरी कटिंग एज इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे वर डूइंग। दूसरा है, अब जो आपके प्रोफेसर्स हैं, they are best professors in the country. Not only from यानी कि टीचिंग पर्सपेक्टिव, वो रिसर्च कर रहे हैं, कंसल्टिंग कर रहे हैं। अब वो पार्ट अपनी टीचिंग में लेके आते हैं, गिव्स यू दैट नॉलेज जो तुम्हारे पास बहुत टाइम तक रहती है। जैसे मैं नॉलेज और यू कैन से एक्सपोजर आल्सो। हाँ, एक्सपोजर एज वेल। हमारे एक प्रोफेसर थे, यानी कि मेरी क्लास के बहुत लोग उनको बहुत याद करते हैं, प्रोफेसर सरल मुखर्जी। तो उन्होंने हमें एक फ्रेमवर्क बोला, एलिफेंट चीता। दोज जिन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA की होगी, दे विल ऑल कैन इजीली रिलेट टू। उनकी एक बुक भी है एलिफेंट चीता। तो बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है ऑपरेशंस में। एलिफेंट धीरे चलेगा, बहुत वेट के साथ चलेगा। चीता है स्पीड के साथ चलेगा। तो उन्होंने, जो चीता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो बैठा होगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब उसने अटैक करना है, इट विल यूज दैट काइंड ऑफ पावर जो
अनएक्सप्लेनेबल, इतनी पावर है उसमें, राइट, टू कैच द एनिमल। अब हम इसको बिजनेस में डालते हैं। एलिफेंट कौन सी कंपनीज हैं? सीमेंट कंपनी, स्टील कंपनी, जहां पे बड़ी हैं, विशाल हैं और स्लो मूव करेंगी, बट ये पूरा मूव करेंगे, इतना वेट है उनके अंदर। उनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 100% या उससे ऊपर होनी चाहिए, यानी कि उनके पास जो ऑर्डर फ्लो है। चीता कौन है? वो कंपनीज जिसके पास ऑर्डर आया वो छूटना नहीं चाहिए, वो पकड़ लो, तुम्हारे पास स्पेयर कैपेसिटी होनी चाहिए, जैसे चीता के पास है। जब दिखा टारगेट तो अपनी पूरी एनर्जी लेकर के ले लिया, दो बाकी टाइम पे तुम्हारे पास स्पेयर कैपेसिटी है। क्यों? तो ये दोनों बिजनेस डिजाइन अलग अलग है। एक में तुम्हारा हाई वॉल्यूम है, मार्जिन कम है, एक में वॉल्यूम कम है, मार्जिन हाई है। तो उन्होंने कैसे समझाया हमें? एलिफेंट और चीता। अब भूलोगे कभी? नहीं, नेवर एवर। तो ये डिफरेंशिएशन है। अब दूसरा फैक्टर क्या है? क्लासमेट्स। मेरे 85 लोगों की क्लास थी, उसमें से 70 ऑट प्लस पीपल हैड वर्कड अब्रॉड। माइंडसेट उनका वैसा होगा, यानी कि मैं जरूर ये नहीं बोलूंगा कि उनका माइंडसेट में फर्क होगा, लेकिन एक्सपीरियंसेस अलग होंगे। आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। हाँ, उस स्पेसिफिक कॉलेज में एडमिशन लेने से। हाँ, एडमिशन लेने से जब क्लास की डिस्कशन होती है। अब जब हम मान लो इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ग्रुप हमारे डिस्कशन। प्रोफेसर सरल मुखर्जी हमारी क्लास 85 लोगों को पढ़ा रहे हैं, 1.5 घंटे की क्लास है। अब उन्होंने ये एलिफेंट चीता टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सोचो। अब वो एक बंदे से पूछा जो इंजीनियर है कि भाई व्हाट यू फील अबाउट व्हाट द केस स्टडी जो तुमने पढ़ी है, ये टॉपिक। तो वो जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा वो एक आईटी इंजीनियर उस फ्रेमवर्क से करेगा। दूसरा एक मैं फौजी था, मेरे से पूछोगे तो मैं उसको अपने रंग में डालूंगा। एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल कंपनी से आ रहा है, एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम का सेल्स पर्सन था, एक कोई एचआर पर्सन है, कोई एक जर्नलिस्ट है, कोई एक डॉक्टर है, कोई एक चार्टेड अकाउंटेंट है। अब ये सोचो, ये सब लोग आपकी क्लास में हैं और एक टॉपिक को अलग अलग लेंस से देख रहे हैं, मतलब अपने अपने पर्सपेक्टिव से। हाँ, तो वो जब प्रोफेसर को वो निकालनी है लोगों से कि वो उनका यूनिक एक्सपीरियंस बाहर आए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस डालना है और हम सब बात करनी है। तो जो मेरी नॉलेज जो 1 रुपए होती है नॉर्मली, वो 5 रुपए बन जाएगी, जस्ट बिकॉज मेरे पास इतने पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा सिंडिकेट बनाते हैं। सिंडिकेट मतलब 85 क्लास को मान लो 10 ग्रुप में बांट दिया या 8 ग्रुप में बांट दिया। तो वो जो छोटा सा ग्रुप बनता है, अब हमें बोलते हैं कि क्लास में आने से पहले एक तो तुम्हें टॉपिक पहले पढ़ा होना चाहिए, जो केस स्टडी है वो पढ़ी होनी चाहिए, तुम्हें असाइन किया हुआ है वो करना है। तो हम अपने ग्रुप में और डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे हैं। अब वो ग्रुप भी कैसे बना, उसमें भी अलग अलग पर्सपेक्टिव था। मेरी क्लास में, मेरी सिंडिकेट में एक लड़की थी, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में जर्नलिस्ट, इकोनॉमिक टाइम्स में जर्नलिस्ट थी। एक थी वो स्वीडन में आईबीएम की एरिया इंचार्ज थी। एक बंदा था, उसने अपना स्टार्टअप किया हुआ था, उसके अलावा उसने बहरीन में काम किया था, लंदन में था, ही वाज अ सिटीजन ऑफ लंदन। एक बंदा था वो टेक्सटाइल में काम करता था, सप्लाई चेन में करता था। एक जो था वो सॉफ्टवेयर डेवलपर था। तो ऐसे ऐसे करके अब देखो कितने अलग एक्सपीरियंस है। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं, हर बंदा अपना अपना पर्सपेक्टिव डाल रहा है। तो ये दो जो कंपोनेंट है, इट टेक्स द लर्निंग टू नेक्स्ट लेवल। वो नॉर्मली दूसरे स्कूल्स को या रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो वो एप्लीकेंट्स कैसे अट्रैक्ट करेंगे, प्रोफेसर्स कैसे अट्रैक्ट करोगे, फिर प्रोफेसर्स आपके पास टाइम स्पेंड करेंगे अपने, आपको कुछ है डाउट तो आप बोलते हो कि मेरे को आपसे टाइम चाहिए, मेरे को साइड पे बात करनी है, और भी बहुत सारी चीजें। बट मोटा मोटा ये दो जो चीजें हैं, एंड दैट व्हाट इट कन्वर्ट्स टू गुड अपॉर्चुनिटीज इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, गुड रोल्स दैट कॉर्पोरेट कम्स एंड ऑफर यू। यही रीजन होता है उनके पैकेजेस बहुत हाई लाखों करोड़ों में जाते हैं। पहली बात तो कॉर्पोरेट का एक ये भी थोड़ा बायस होता है कि यार इंस्टीट्यूट ने मेहनत कर ली है छांटने की, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे को इनमें से छांटना है, ये लोग कैपेबल है, इसमें से मुझे छांटना है मेरी रिक्वायरमेंट की। बट मेजॉरिटी ऑफ 99.9% इन्होंने छांटी इंस्टीट्यूट ने पहले ही कर दी है, क्योंकि जो लोग छंट के आ रहे हैं इन सब प्रोसेस से, वो ऑलरेडी पता है कि हाँ भी काबिल होंगे। तो वो एक कॉर्पोरेट का एक वो भी बायस होता है। तो दूसरा बायस होता है कि लेकिन आपको क्या लगता है, ये वाला उनका कॉर्पोरेट का पर्सपेक्टिव सही है? देखो, मैंने एक जॉब पोस्टिंग डाली थी लास्ट ईयर मेरी टीम के लिए, ट्रेड ऑपरेशंस के रोल के लिए। उसमें 1200 एप्लीकेशन आई थी, मेरे को एक बंदा हायर करना है।
मेरे को फ़िल्टर तो लगाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली विदाउट फ़िल्टर तो नहीं हो तो सकता। मुझे 1200 से मैनेजेबल करना है 20। हुँ। तो मैं क्या करूँगा? कुछ ना कुछ जो भी मैं मेरे को लगता वही है एरिया डिफाइन करूँगा, कौन से कॉलेज से पढ़ा है, हाँ, ठीक नहीं है? मेरे लिए रेलेवेंट नहीं क्योंकि मैं एक्सपीरियंस लोग देख रहा था। तो मैंने क्या बोला कि ये 5 बैंक्स से जो काम करता है गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन हुँ, स्टैनली, इनमें से किसने काम किया है? फिर दूसरा बोला मेरा जो डोमेन है, हुँ। उसमें किसने काम किया है? क्रिप्टो करेंसीज़ में काम किया है, स्टार्टअप में काम किया है। तो मैंने कितना उसमें देर का पा एक्सपीरियंस है? 5 फ़िल्टर डाले, तो हुँ, उनको मैंने रिड्यूस कर दिया। तो वैसे ही कॉर्पोरेट कर रहे हैं, फ्रेशर लेना है मैंने, अब मेरे को क्या पता कि कौन अच्छा है? ओके। अब यहीं से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, हमें हायरिंग कैसे करनी चाहिए? हायरिंग एज़ अ स्टार्टअप में हाँ। और एज़ अ एस्टैब्लिश कंपनी है, जो बहुत बड़ी कंपनी है, हुँ, दोनों की हायरिंग का डिफरेंस होता है क्या? बिल्कुल होगा, तो कैन यू एक्सप्लेन? बिल्कुल होगा। देखो, ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है। इसको शॉर्ट में क्रिस्प करके हाँ, बताओ। ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है। पहली सबसे बड़ा चैलेंज स्टार्टअप का होता है कि उनको बंदे नहीं मिलते। हुँ, ये इट्स अ वर्ल्ड वाइड हुँ। फिनोमेना। मेरे को लग रहा था मेरे साथ ही ऐसा हो रहा नहीं, है। ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। हाँ, ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना, लार्जर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड है, हुँ, तो लोग आसानी से अट्रैक्ट होंगे, राइट? हुँ, अब एक तरफ वो स्टार्टअप होगा जो 1 मिलियन कमा रहा है, हुँ, दूसरी तरफ एक कंपनी है जो 10 बिलियन कमा रही है। उसको पता है जॉब सिक्योरिटी है, एस्टेब्लिश्ड है, मेरे रिस्क कम है, राइट? हुँ, लेकिन 1 मिलियन वाला जो है उसका रिस्क, रेवेन्यू स्ट्रीम बंद होगी, मेरी नौकरी जा सकती है। तो वो होगा ही होगा। तो हायरिंग में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, एक तुम्हारे पास स्टडी फ्लो ऑफ कैंडिडेट्स है, तुम्हारा एम्प्लॉयर ब्रांडिंग ऑलरेडी है। अब मान लो एचडीएफसी बैंक बोलता है कि मैंने ऑलरेडी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग है, राइट? एवरीबडी हुँ, नोज एचडीएफसी। नाउ देयर इज अ कंपनी एबीसी, दे उसे कि मेरे को हायर करना है, लोगों को पता ही नहीं होगा, लोग इतना एफर्ट नहीं मारेंगे रिसर्च करने के लिए। वो लोग जो उस डोमेन में काम करना चाहते हैं, या फाउंडर कनेक्ट कर रहा है, या वो बात किया, उसको लगा कि ये फाउंडर अच्छा, मैंने इसके साथ काम करना है, तो लोग जुड़ेंगे। हुँ, तो हायरिंग में सबसे बड़ा चक्कर है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, सबसे बड़ा। हुँ, दूसरा है रिस्क टेकिंग। हुँ, तीसरा है कि स्किल सेट मैपिंग। हुँ, जो बड़ी कंपनियों की, दे विल बी एक्सट्रीमली पर्टिकुलर अबाउट स्किल सेट मैपिंग। हुँ, स्टार्टअप विल बी मच मोर ओपन, बोला यार मुझे बंदा दे दो, अच्छा होना चाहिए, हुँ, एटीट्यूड ठीक होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, मैं उसको मोल्ड कर लूँगा। हुँ, आर्ट्स वाला है, कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ, मैंने उससे इतना रॉकेट साइंस काम नहीं कराना, मैं उसको मोल्ड करके काम करा लूँगा। स्टार्टअप्स आर मच मोर ओपन टू एम्ब्रेस टैलेंट हुँ, फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, जो अपने स्पेसिफिक नहीं होगा, हुँ, बट वो रिजिडिटी होगी लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में, वो नहीं लेंगे। तो ओके, मोटा मोटा ये मैंने डिफरेंस देखे। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट मैनी। जैसे मैंने जब हायर कर रहा था लोग, अगर मैं गोल्डमैन में होता मैं सेटलमेंट एक्सपीरियंस ही देखता या ट्रेड ऑपरेशंस एक्सपीरियंस देखता। मैंने इसमें बोला कोई बात नहीं, मैंने एक बंदा हायर किया जो येलो मेटल में था। येलो हुँ, मेटल एक कंपनी थी जो आप गोल्ड दो उसके ऊपर लोन देते थे, स्टार्टअप हुँ, जैसे मन्नापुरम और ये है, हुँ, वो एक स्टार्टअप था। हुँ, उसमें से मैंने एक बंदा हायर किया, हुँ, दैट पर्सन इज डूइंग वेल इन द कंपनी। हुँ, तो वो मैं गोल्डमैन में अगर मैं होता और हायर कर रहा होता, उस बंदे को हायर नहीं कर पाता। हुँ। सो लेट्स टॉक अबाउट स्टार्टअप्स। तो जब आप बैंगलोर में थे, आपने वहाँ पे स्टार्टअप्स देखे। स्टार्ट हर दूसरा बंदा स्टार्टअप कर रहा है। बैंगलोर तो है ही स्टार्टअप हब। सो आप ये चीज़ बताइए कि बैंगलोर के स्टार्टअप्स में और बाकी और सिटीज़ के स्टार्टअप्स में इन इंडिया क्या डिफरेंस नज़र आया आपको? देखो बड़ी सिटीज में तो आई वुड से कि डिफरेंशिएशन टियर 2, टियर 3 हाँ, सिटीज़ की टीयर बात टू और कर। टीयर थ्री में डिफरेंस। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप टैलेंट वर्ल्ड क्लास है, हुँ, यानी कि वी आर सेकंड टू नन। हुँ, और एक, जैसे जैसे हम एज अ कंट्री हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारा सेल्फ बिलीफ भी बढ़ रहा है। हुँ, क्योंकि हमारा सेल्फ बिलीफ बढ़ रहा है, तो हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं जो हम पहले सोचते हैं, यार वी वुड हैव बीन टिमिड अबाउट इट, वी वुड हुँ, नॉट हैव बीन बोल्ड अबाउट इट। हुँ, अब हम अपने आप को compete करते हैं, कंपैरिजन भी करते हैं और compete भी करते हैं ग्लोबल लेवल पे। हुँ, तो जब टीयर 1 सिटीज में या बैंगलोर में जो मेन डिफरेंस जो आता है, वो दो चीज़ों का आता है। एक है इकोसिस्टम। हुँ, बाय इकोसिस्टम व्हाट आई मीन, तुम्हारे पास बंदे हायर करने हैं, वो टैलेंट है जो स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहता है, हुँ, जिसको लगता है कि मेरी स्टार्टअप से ग्रोथ ज़्यादा होगी, हुँ, मेरे रिवॉर्ड ज़्यादा होंगे, मेरी वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा होगी। हुँ, दूसरा है वो लोग जो अपनी वेल्थ, हुँ, अगर किसी के पास 100 करोड़ है, वो उसको 10,000 करोड़ करना चाहता है। हुँ, तो वेल्थ क्रिएशन जो करना चाहता है, वो लोग इन्वेस्टर्स बहुत हैं। तो हुँ, इन्वेस्टर्स, यानी कि उनका टारगेट होता है कि हाँ भाई, एक महीने में मैंने 22 कंपनी, एक बंदे ने 20 कंपनी इवेल्युएट करनी है, हुँ, और ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता हुँ, है। तो पहला हो गया कि टैलेंट आपको मिल रहा है। हुँ, दूसरा हो गया कि आपको इन्वेस्टर मिल रहा है। हुँ,
थर्ड है मेंटर, वो इजीली अवेलेबल है, आपके कोई ना कोई कनेक्ट में मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि फंडिंग कैसे होती है, सीड क्या होता है, प्री सीरीज ए क्या होता है, कौन इन्वेस्टर्स हैं जो तुम्हारी जैसी कंपनी को ज़्यादा सुनेंगे, या इस बंदे को जाके मिलो, कि देर आर सो मेनी पीपल who have gone through this journey of startup. Whether they have succeeded or not is not important. What is important is they have that experience. वो लोग तुम्हें टीयर 2 टीयर 3 में कम मिलेंगे, वहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेसेस ज़्यादा मिलेंगे जो तुम्हें इस चीज़ पे गाइड नहीं कर सकते, वो तुम्हें धंधे पे गाइड कर सकते हैं कि अभी यार तेरा ये जो है ना यूनिट इकोनॉमिक समझ नहीं आ रहा, तो पैसा नहीं बना पाएगा, बट दे विल नॉट बी एबल टू टेल यू कि हाँ भैया तेरे को अभी तूने 100 रुपये बना लिए हैं, इसको 10,000 कैसे बचाना है। 10,000 के लिए तेरे को ये 4 चीज़ें चाहिए, ये तेरे को कौन कौन हेल्प कर सकता है, तेरे को कौन सा फंडिंग कहाँ से मिल सकती है, कौन सा इंडिविजुअल या फैमिली ऑफिस है या कौन है जो तेरे को कर सकता है, या मैं तेरे को किसके कॉन्टैक्ट में। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल है टीयर 2 टीयर 3 में देन द एम्बिशन और एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट इटसेल्फ। मैं आपकी बात से मोटा मोटा ये समझ पाया हूँ कि बैंगलोर में आपकी कनेक्टिविटी बहुत ईजिली है, यानी कि मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट करा तो मान के चलो मेरे को कोई इन्वेस्टर चाहिए, तो आप मुझे इन्वेस्टर का आपके कॉन्टैक्ट में हो तो आप मुझे रेफर कर दोगे कि यार ये है, नंबर दे दोगे, कनेक्ट करवा दोगे, या मुझे कोई जॉब के लिए चाहिए तो वो भी मिल जाए, मुझे कोई मेंटोर चाहिए तो मुझे वो भी मिल जाएगा, और गाइडेंस किसी लेवल पे भी चाहिए तो वो भी फ्री में दे देंगे कि यार ठीक है ओके कर लो। तो वो लेकिन क्लब्स हैं, और जॉब का रेफरेंस एक पॉइंट हो गया, जॉब सीकर्स देमसेल्व्स वांट टू जॉइन स्टार्टअप। अब मेरी कंपनी में बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं, प्रोडक्ट मैनेजर हैं जो स्टार्टअप में ही काम करेंगे, बड़ी कंपनी के साथ नहीं काम करेंगे। अगर वो यहाँ से छोड़ेंगे दे विल गो टू अ स्मॉलर स्टार्टअप, मेक इट बिग, देन जॉइन अनदर स्टार्टअप, दे विल नॉट वर्क फॉर अ कंपनी जो एक बड़ी होगी। तो मेरे को लगता है ये इसलिए एम्प्लॉइज का ऐसा माइंडसेट बन जाता है, उनको लगता है कि स्टार्टअप में ग्रोथ ज्यादा मिलती है और सीखते ज्यादा सीखता है जो एज 10 साल इंडिविजुअल। जो उसने 10 साल में उसके एक्सपीरियंस में उसने सीखना था, नॉर्मल अगर आप बड़ी कंपनी में काम करते हैं वो 3-4 साल में वो सीख जाता है और 5वें साल से पैसे कमाने शुरू कर देता होता है। तो तुम्हारी जर्नी जो है वो बहुत छोटी हो जाती है। और नेचुरली दूसरा एक इंटरेस्ट क्या होता है लोगों का जो स्टार्टअप में काम करते हैं कि भाई मेरे को तो एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो मुझे स्टार्टअप में से ही सीखूंगा, तो आज मैं स्टार्टअप करूँ, मेरे को थोड़ी पैसे कमा लूंगा, सीख भी लूंगा, ये भी कर लूंगा, तो मेरे लिए स्टार्टअप अपना स्टार्ट करना और आसान हो जाएगा। एक वो भी माइंडसेट होता है। ओके, तो वो भी एक फर्क है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। सो अगर एक कोई नया इंसान है, किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वो किस तरीके से अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की शुरुआत करे? मेरे हिसाब से मैं इसको द वे आई विल आंसर दिस क्वेश्चन इज कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। हम मोटा मोटा 3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अभी। बहुत एस्टिमेट्स हैं, आई विल गो विद द एस्टिमेट ऑफ आवर प्रीवियस इकोनॉमिक एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्ट्री के सुब्रमण्यम। उन्होंने एक नई किताब निकाली है अभी, इट्स अ लिटिल डेंस बुक, बहुत अच्छी बुक है, यानी कि इंडिया एट 100, कि हम जब 2047 पे हम कहाँ होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उन्होंने यानी कि बहुत सारे रिग्रेस प्रोसेसेस डाल के उन्होंने बोला जैसे हमने चलते आए हैं और कुछ चीज़ें जो स्ट्रक्चरली चेंज हुई हैं, वी कैन बी 55 ट्रिलियन इकोनॉमी, 55 ट्रिलियन इकोनॉमी आफ्टर 20 इयर्स इन बाय 2047, तो बाय 2047 व्हिच इज 22-23 इयर्स फ्रॉम नाउ। या तो आप ये सोचो अभी आज 3.7 ट्रिलियन हो, 55 ट्रिलियन व्हिच इज 13-14 टाइम्स नाउ। तो आज जो आप इतनी सारी जो डेवलपमेंट देखते हो, कंपनीज देखते हो, उस स्केल की कंपनी है 15 और उससे मान लो जितनी आज रिलायंस देखते हो, इतना बड़ा हाउस है, या तो कोई कंपनी उससे 15x लार्जर हो सकती है, ऐसे 15 और ऐसी कंपनी हो सकती है। बहुत बेसिक तरीके से समझाने। तो अपॉर्चुनिटी का साइज बहुत बड़ा, और ये दुनिया में कहीं और नहीं है। ये सिर्फ दिस विल हैपन ओनली इन इंडिया, नो अदर कंट्री विल रीच दिस काइंड ऑफ साइज इन नेक्स्ट 20 years। तो शायद ये भी एक कारण है कि बाहर की कंपनीज इंडिया में बिजनेस करने के लिए इसलिए आती हैं क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस बहुत ज्यादा है। देखो वो तो है ही, हमारा अपॉर्चुनिटीज तभी तो क्रिएट होगी ना, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन। हमारा साइज बड़ा है, बड़ी मार्केट है, इसलिए बाहर वाले भी आएंगे। लेकिन वो बाहर वाले को यहाँ पे समझने में टाइम लग जाएगा, रिलेट नहीं कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटी ढूंढने में टाइम लगेगा, लैंग्वेज बैरियर है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो जो
एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में करना चाहता है, हम्म, स्काई इज द लिमिट. हम्म. यानी कि इंडिया कैन प्रोड्यूस मल्टीपल इलॉन मस्क इन नेक्स्ट 20 years. तो फिर हमें एज अ एंटरप्रेन्योर किस सब्जेक्ट के अंदर जाना चाहिए? हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है. हम्म. ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है. देखो मतलब ज्यादा ग्रोथ किस वाले सब्जेक्ट के अंदर होगी? देखो बहुत मुश्किल है उतना बड़ा लेंस डाल के 20 साल हम्म, आगे देखना, बट हमें पता है कि टेक्नोलॉजी इज वन एरिया. टेक्नोलॉजी में जेन एआई जो चैट जीपीटी वाला हम्म, है, इट्स जस्ट बिगनिंग. अब मान लो आपने 50 ओवर की क्रिकेट की गेम खेलनी है, अभी अपने हम्म, पहली बॉल की है, तो अभी उतनी बड़ी गेम अभी बाकी है. उसके बाद वेब 3 हो गया, जैसे जो मेरा है क्रिप्टो करेंसी वाला हम्म, एरिया. अब बहुत बेसिक चीज़ ले लो, गाड़ियाँ. हम्म, यानी कि गाड़ियाँ ही कितनी और होंगी, और गाड़ियों की चलाने की जगह नहीं है, तो हम्म, वी हैव टू फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशंस. हम्म, एविएशन ले लो, यानी कि किसी भी आप सेक्टर पे हाथ लगाओ, किसी भी सेक्टर पे. अभी हम जो कंज्यूम करते हैं बहुत सारी आइटम, जो फूड बोल लो, हम्म, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वी मूव टूवर्ड्स हाई वैल्यू, हाई प्रोटीन, उन चीज़ों पे ज़्यादा होता है. फ्रूट वेजिटेबल ज़्यादा होगा, वो कितनी बड़ी मार्केट होगी. हम्म, आप टूरिज्म सोचो, अभी डोमेस्टिक टूरिज्म हैज़ जस्ट स्टार्टेड, तो हमें कहीं पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती. अभी कहीं पे भी चले जाओ छुट्टी वाले दिन, तुम बोलोगे जी. यार. तो पहले तो इंडिया का डोमेस्टिक टूरिज्म इतना बढ़ेगा, फिर क्योंकि हम बड़े होंगे, हम हमारे पास इतना कुछ दिखाने को है, तो हम्म, बाहर के लोग भी आएंगे. हम्म, तो होटल्स ले लो, कैब्स ले लो, कुछ भी सेक्टर जो ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से, वो कितना बड़ा होगा. हम्म, केटरिंग सर्विस ले लो. हम्म, यानी कि आप जिस चीज़ पे हाथ रखोगे, आपको उसके अंदर 10x अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी. अब हम्म, लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम दिखती है, क्या गैप है जो आप सॉल्व करना चाहते हो, ये एंटरप्रेन्योर के दिमाग में ही आएगा. हम्म, बट प्रॉब्लम का जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स देख लो, हम्म, ठीक है, अभी 700-800 बिलियन डॉलर है कुछ लगभग, है ना. हम्म, तो वो भी 10x होगा. तो आप सोच लो कि हम अगर 8 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन हम्म, एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे, हम्म, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं इंडिया में जो हम बाहर की कंट्रीज से मुकाबले में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे, तो वो हम एक्सपोर्ट करेंगे. हम्म. तो ऑफ कैमरा में आपसे एक्सपोर्ट की बात ही कर रहा था कि हाँ, कितना पोटेंशियल है हाँ, इसमें, है ना? बहुत ज़्यादा है. और एक्सपीरियंशियल टूरिज्म, हम्म, हेल्थ टूरिज्म. हम्म, हमारे यहाँ पे जो मेडिकल सर्विसेज है वेरी चीप. आई नो पीपल कम फ्रॉम आई सर्जरी, ईयर सर्जरी, और फ्रॉम यूरोप और फ्रॉम मिडल ईस्ट टू इंडिया, हम्म, क्योंकि 1/5 1/10 कॉस्ट है. हम्म, तो उतने में आने जाने की टिकट, ये वो सब कुछ मिला मिलू के यहाँ पे. तो अब हर चीज़ के अंदर फिर डिफेंस. आप देखो, मैं डिफेंस के नंबर्स निकाल रहा था कुछ हम्म, पॉडकास्ट के लिए. हमारा इस साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा रफली 1,80,000 करोड़, जो हम डिफेंस के कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करेंगे प्रोक्योरमेंट के लिए. ओके. तो एक मैं वेटरन नेवल ऑफिसर हैं, तो हम्म, वेरी स्ट्रेटेजिक. तो उन्होंने बोला बाय 2040 ये जो पैसा होगा ये $80 बिलियन के आसपास होगा, ओनली फॉर कंजर्वेटिव द डिफेंस, है ना? डिफेंस कैपिटल के लिए. डिफेंस कैपिटल के लिए. तो हमारा 6 साढ़े 6 लाख के करोड़ के आसपास का हमारा बजट है डिफेंस का, उसमें हम्म, से 1,80,000 करोड़ ही प्रोक्योरमेंट के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए. हम्म, तो वो 1,80,000 करोड़, अगर मैं उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करूँ, रफली 21-22 बिलियन डॉलर, हम्म. तो वो 4x हो जाएगा अगले 15 साल में. 4x हो जाएगा अगले 15 साल में. 15 साल में, यानी कि जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट बता रहा हूँ. हम्म, तो जिस चीज़ पे तुम हाथ रखोगे, अगर तुम अगला 10 साल 15 साल के लिए सोचोगे, यानी कि इट इज़ इमेंस इमेंस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. वो ऐसी वेल्थ क्रिएशन हमने पिछले 300 साल में इंडिया में नहीं देखी होगी, 500 साल में नहीं देखी होगी. तो इसीलिए मैंने स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया, मैंने ब्रॉडर आंसर दिया, जस्ट टू टेल Clarify. योर ऑडियंस साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी. Okay, so let's talk about your niche that is called cryptocurrency. या So आने वाले 20 साल में आप क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या देख रहे हो? एज यू ऑलरेडी नो कि आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो. तो पहले थोड़ा सा अगेन लेट्स टॉक मैक्रो एंड देन वी कम डाउन. हाँ, श्योर. क्रिप्टो करेंसी इज अ यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. हम्म, ठीक है, तुम्हारे ब्लॉकचेन है, वेब 3 सोल्यूशन है, इट इज फेथलेस, यानी कि तुम्हें
इंडिविजुअल नहीं चाहिए फेथ क्रिएट करने के लिए सिस्टम में, टेक्नोलॉजी क्रिएट्स दैट फेथ। मतलब ऐसा कह लो कि फिजिकली कुछ नहीं है, फिजिकल माने बंदा नहीं चाहिए। जैसे अभी तुम्हें बैंक में बंदा बिठाया है कि भाई नरेंद्र के पास कितने पैसे हैं, उसके अकाउंट में कितने, तुम बताओ। ये टेक्नोलॉजी बता देगी तुम्हारे पास कितने कॉइन तुम होल्ड करते हो, कितने बीटीसी होल्ड करते हो, तुम्हें बंदे को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कुछ ट्रांसफर करना है, कोई बंदा उधर चाहिए नहीं तुम्हें ट्रांसफर करवाने के लिए। अपन टेक्नोलॉजी विल टेक केयर ऑफ मूवमेंट फ्रॉम मी टू यू, एस्टेब्लिशिंग कि मेरे पास है, एस्टेब्लिशिंग कि मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, और वो कोई कंफर्म करे। तो फंडामेंटली ये जो सिस्टम क्रिएट हो रहा है, इसके बहुत यूज केसेस है। नंदन नीलकानी यानी कि बहुत आपके व्यूअर्स को बोलूंगा चेक करने के लिए, उन्होंने टर्म दिया फिंटरनेट। इंटरनेट व्हाट डज मीन? इट इज दो वर्ड से बनाया उन्होंने, फाइनेंस और इंटरनेट से। अच्छा, तो उससे फिंटरनेट बनाया है। व्हाट ही मींस बाय दैट, तो क्रिप्टो करेंसीज यानी क्रिप्टो करेंसीज इज अ मिसनोमर, डिजिटल एसेट इज अ बेटर वर्ड, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से ऐसा लगता है कि हम कोई करेंसी यूज कर रहे हैं, बट यूज केस करेंसी नहीं है। करेंसीज का यूज केस कुछ 2-3 ही है, जैसे बिटकॉइन है, एक्सआरपी है, रिपल बोलते हैं, उनको छोड़ के बाकी अलग अलग यूज केसेस हैं। तो हम डिजिटल एसेट्स बोलते हैं वो, या टोकनाइज्ड एसेट्स बोलते हैं। तो अभी जो डिजिटल एसेट्स या सो कॉल्ड क्रिप्टो करेंसीज है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है $2.7 ट्रिलियन अभी के टाइम पे, यानी कि ऊपर नीचे चलती रहती है मार्केट, रफली $2.7 ट्रिलियन। फाइनेंशियल एसेट्स जो है वर्ल्ड के, उस वो एस्टिमेटेड, ऑफ कोर्स दिस कैन बी वेरी वेरिड, बट $270 ट्रिलियन। तो क्रिप्टो कितनी है? 1% ऑफ दैट। फाइनेंशियल एसेट्स में क्या क्या आ गया? स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, और ये सब बहुत सारी चीजें। तो उसका ये 1% है। अब व्हाट इट कैन डू, मान लो तुमने, ये बिल्डिंग है, यानी कि मैं एक बहुत फ्यूचरिस्टिक, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू है 1 करोड़। अब तुम इसको क्या करते हो? तुम इसको टोकनाइज कर देते हो, तुम इसका एक टोकन बना देते हो। मान लो इसका टोकन है NS, ठीक है, तुम्हारे नाम पे तुमने इसको टोकन बना दिया। अब इसको तुमने टोकनाइज कर दिया, अब तुम इसको जितने मर्जी हिस्सों में बांट दो। मान लो 1 करोड़ के तुमने 1 करोड़ के हिस्से में बांट दिया, तो 1 रुपए का एक हिस्सा हो गया। अब तुमने इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डाल दिया। अब पहले तो ये समझाओ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है? ब्लॉकचेन बहुत सिंपल है कि यानी कि ब्लॉक, एक फिजिकल ब्लॉक सोच लो कोई भी। तो मैंने कोई ट्रांजैक्शन करनी है तुम्हारे साथ, तो वो ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक अभी चल रहा होगा, उस ब्लॉक में वो बजा के ट्रांजैक्शंस बैठती रहेंगी। मैंने तुम्हें कुछ भेजा, उसके लिए एक ट्रांजैक्शन जनरेट होगी जो जाके उधर बैठेगी। तो कोई बंदे जो माइनिंग करते हैं, दे यूज मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, सुपीरियर हाई कंप्यूट पावर टू सॉल्व दैट मैथमेटिकल इक्वेशन जो उस ब्लॉकचेन के लिए रेलेवेंट है। वो जब वो कंफर्म करते हैं, उस माइनर को रिवॉर्ड किया जाता है उस टोकन से। मान लो BTC का अगर वो ब्लॉक का प्रॉब्लम सॉल्व करा, तो उसको BTC में रिवॉर्ड मिलेगा। उसको गैस फीस बोलते हैं नॉर्मली, तो वो लिया जाएगा और उसको दिया जाएगा, और वो कंफर्म करेगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये सारी वैलिड है। वो जब वैलिड हो जाती है, वो ट्रांसफर होंगे पैसे, जो मैं बिटकॉइन तुम्हें भेज रहा हूँ, कोई तुम्हें भेज रहा है, कोई तुम किसी को भेज रहे हो, वो सब जो हो रही है वो ट्रांसफर होगी। तो वो जो ब्लॉक बनता है, उसकी जो चेन है, बार बार ब्लॉक बनता जाएगा। ब्लॉक कीप्स ऑन मूविंग, यानी कि अभी ब्लॉक नंबर 1 है, फिर ब्लॉक नंबर 2, ये कंफर्म हो गया, फिर ब्लॉक नंबर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इनकी जो चेन बन गई, ये बन गया ब्लॉकचेन, दैट वी कॉल ब्लॉकचेन। ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो अब क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है, कोई फिजिकली और नहीं कर रहा है, कंप्यूट पावर से हो रहा है, तो इट्स अ फेथलेस सिस्टम, यानी कि तुम्हें बंदा नहीं चाहिए कोई फेथ क्रिएट करने के लिए। जो माइनर कंप्यूट पावर डालेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो कंफर्म करेगा, उसके लिए चाहिए। माइनर कैन नॉट मैनिपुलेट एनीथिंग, बिकॉज ये एल्गोरिथम ऑलरेडी सेट करा हुआ है, सेट की हुई है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो हम बात कर रहे थे कि फ्यूचर क्या हो सकता है। तो सिंपल तरीके में, ये बिल्डिंग है, 1 करोड़ की बिल्डिंग है, तुम इसका टोकनाइज कर लो, इसको एक टोकन बना लो इसके नाम, और उसको बोलो कि हाँ भाई 1 रुपए का एक टोकन है, 1 करोड़ टोकन बन गया। तो इसकी वैल्यू कन्वर्ट होगी टोकन में। अब जो भी ये होल्ड करेगा टोकन, उसके पास इसका उतना पार्ट है, इस बिल्डिंग का उतना पार्ट उसके पास है। वैल्यू 1 रुपए से 2 रुपए चली जाएगी, मान लो बिल्डिंग की 1 करोड़। तो अब उससे सॉल्व क्या होगा? अभी तुम ये बिल्डिंग को इतने छोटे पार्ट्स में नहीं बांट सकते, हाँ, बट वर्चुअली बांट सकते हैं, इसके थ्रू बांट सकते हैं। इट बिकम्स अ फाइनेंशियल एसेट और डिजिटल एसेट। तो और दुनिया में कोई भी रख सकता है इसको,
दूसरी मतलब इसका क्या होता है कि इसके ऊपर वाली स्पेस मिलती है ना, मतलब इसी बिल्डिंग के ऊपर जो होती है, जैसे भी तुम डिफाइन करना चाहते हो उसको, जैसे भी डिफाइन करना है। यानी कि तुम किसी भी फाइनेंशियल एसेट को किसी भी तरह से डिफाइन कर दो। ओके। मान लो ये बिल्डिंग को तुमने जैसे डिफाइन किया कि इस बिल्डिंग को ये इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये इतनी ही रहेगी, जो स्पेस है इतनी ही रहेगी, सब कुछ ऐसे ही है, ये इसकी वैल्यू डिफाइन। आई एम गिविंग यू लेमैन, यानी कि इसमें आपको बहुत टेक्निकलिटीज है। तुम किसी भी फाइनेंशियल एसेट, मान लो कोई कंपनी है जो 10 करोड़ की कंपनी है, तो अब तुमने उसके लिस्ट करने की जगह तुमने उसको टोकन में कन्वर्ट कर लिया, तो बोलो ये जो टोकन है उसकी वैल्यू ये है, तो स्टॉक की जगह तुम्हारा टोकन हो गया। अब उसके फायदे क्या है, मैं कभी भी तुम्हें ट्रांसफर कर सकता हूँ कभी भी, यानी कि सोती नहीं है, 24/7 है, क्योंकि ह्यूमन तो मैनेज कर नहीं रहे, 24/7 है। दूसरा है कि दुनिया में कोई भी रख सकता है, यानी कि जरूरी थोड़ी कि इंडिया में ही डिसेंट्रलाइज होगी, दुनिया में कोई भी खरीद सकता है, कभी भी कर सकता है। तुम इसको इंक्रीज डिक्रीज एज पर जो प्रोटोकॉल तुमने एस्टेब्लिश की होगी वो कर सकते हो। तो मैंने बोला इसके ऊपर मैंने एक फ्लोर रोड बना दिया, तो इसकी वैल्यू और बढ़ गई, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनको इतना मिल गया, और ये बड़ा पूल हो गया हमारा। तो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट, मेकिंग इट अवेलेबल टू अ ब्रॉडर कम्युनिटी, ट्रांसफर, ट्रस्ट, मोर एफिशिएंट, और फेक करना, काउंटरफीट बनाना, ये सब चीज़ें बहुत चैलेंजिंग हो जाती है क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं है। ओके। तो एनएफटी जो है जैसे नॉन फंजिबल हाँ, एसेट, अभी तो उसके बारे में बात करनी है। एनएफटी और एचएएचएम है जो चल रहा है कुछ, मतलब लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो वो उनकी एल्गोरिदम किस तरीके से वर्क करते हैं, वो पैसा कैसे सर्कुलेट करते हैं, इज इट पोंजी स्कीम और लाइक सच में वो प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे कौन होता से है? वाला? एनएफटी का ही नहीं, बता दो। एनएफटी तो बहुत सिंपल है। एनएफटी तुम समझ लो, यस। मैंने तुम्हारी एक मान लो मोनालिसा, सब जानते हैं मोनालिसा की फोटो है। हम्म अब मोनालिसा को मैंने एक टोकन बना दिया उसका, कि ये इसकी इमेज है, दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, तुम होल्ड करते हो तो यू होल्ड द ओरिजिनल, इट इज नॉन फंजिबल, इट कैन नॉट बी, यानी कि इसे कोई फंज नहीं कर सकता, ये ही है, तो दिस इज द ओरिजिनल कॉपी। लेकिन अगर मैं तुम्हें फिजिकल प्रिंटिंग देता हूँ, तुम डुप्लीकेट बना लो, 2 रख लो, अब कैसे पता लगेगा कि ओरिजिनल है या नहीं है? फंजिबल है। तो एनएफटी का ये यूज केस है। तो अगर मैं आर्टिस्ट हूँ या मैं कोई जो भी है, अगर मैंने वो उसका एनएफटी क्रिएट कर दिया, तो दिस इज द ओरिजिनल, वो उसकी ओरिजिनल की रिप्रेजेंटेशन, वो एनएफटी है। तो क्यों लोग क्यों करते हैं एनएफटी? क्योंकि तुम्हें पता है कोई भी इतने सारे बैग, यानी कि लग्जरी बैग्स हो गए या कुछ भी हो गया, डुप्लीकेट है ओरिजिनल है, क्या पता लगेगा तुम्हें? बट एनएफटी क्रिएट्स दैट ट्रस्ट कि ये फंजिबल नहीं हो सकती है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर बैठी हुई है। अच्छा, ब्लॉकचेन के ऊपर बैठ, तो फिर उसकी, जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एनएफटी में पैसे लगाए हैं, लेकिन उनका विड्रॉल नहीं हो रहा है। इवन मतलब यहाँ के लोकल न्यूज़ वाले ये लोग न्यूज़ डाल रहे हैं कि एंड देखो भाई यहाँ पे पैसे लगा के भाग गए, और कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा रिटर्न दे रही है वो, ऑलमोस्ट 80 to 100%, विच इज़ वेरी ह्यूज अमाउंट। देखो, रिटर्न तो डिमांड एंड सप्लाई है, कोई खरीदने को तैयार होगा तभी वो देगी। तो वो वैल्यू क्यों क्रिएट हुई है, वो यूज केस टू यूज केस स्पेसिफिक है, तो हार्ड फॉर मी टू कमेंट। बट एक तो क्रेज है, तो आप जो फोमो इफेक्ट होता है कि अभी मेरे पास होनी चाहिए, मेरे पास नहीं है, तो आई एम रेडी टू पे प्राइस। दूसरा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, मुझे पता नहीं है कि इसके रिस्क्स क्या हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग टू डू। तो इसलिए लोग खरीदते हैं, बर्न करते हैं फिंगर्स, उसके बाद निकल जाते हैं, फिर 4 साल बाद दोबारा आ जाते हैं। तो एक वो साइकिल स्टॉक मार्केट में भी रहता है, क्रिप्टो करेंसीज में भी रहता है, हर चीज़ में रहता हर चीज़ में रहता है ना? तो वो आप, यानी कि वो आपको बिल्डिंग में भी दिखेगा कि हाँ भी यार छन्नी मत में घर लेना है, कनाल का रेट 25 लाख है। तो वो चीज़ किसी इन्वेस्टर, वो बंदे का बिहेवियर है, इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर, इट्स नॉट एसेट क्लास स्पेसिफिक। एसेट क्लास में क्या है कि क्योंकि अवेलेबिलिटी इतनी फास्ट है, मूव इतनी फास्ट करता है, वो थोड़ा ग्लोबल है नेचर में, प्राइस मूव्स वेरी रैपिडली अप एंड डाउन बोथ वेज, तो इसीलिए पीपल बर्न देयर फिंगर्स। बट यानी कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो दे नहीं सकता, क्योंकि आई एम नॉट either as certified or I'm qualified to do any of that. But cryptocurrency is a new phenomena. It's here to stay. जैसे मैंने बताया, फाइनेंशियलाइजेशन इज मोर अबाउट ये कब होगा, रादर द क्वेश्चन कि होगा या नहीं होगा।
ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं। अब मेरे को कुछ लोग बता रहे थे कि हांगकांग में जो शिपिंग कंपनीज हैं वो पेमेंट क्रिप्टो उसमें लेते हैं, स्टेबल कॉइन है, यूएसडीटी करके स्टेबल कॉइन है, उसमें पेमेंट्स लेती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी जाना है उसको यूएसडीटी को कन्वर्ट उस लोकल करेंसी में कर लेंगे जहाँ पे भी जाएंगे। बट अगर यूएस डॉलर लेके जाएंगे तो मुश्किल है। मान लो यूरोप जाते हो, यूएसडीटी टू यूरो कन्वर्ट करना बहुत आसान है। ऑस्ट्रेलिया जाते हो, कहीं पे भी जाते हो तो यूएसडीटी को कन्वर्ट करना आसान है। अगर तुम डॉलर रखोगे तो तुम्हें बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे, वो सब कुछ करना पड़ेगा। तो इन स्मॉल वेज इट इज ऑलरेडी हैपनिंग, बट इसके लिए रेगुलेटरी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है? इंडिया गवर्नमेंट क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है क्रिप्टो करेंसी? क्योंकि इंडिया में तो अभी क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट हम कहीं कर नहीं पाते हैं। तो बाहर का तो हमने सुना है। तो पेमेंट बाहर भी नहीं होती है, बहुत कम जगह होती है कई जगह। बट एज अ पेमेंट यूज केस इसको देखेंगे तो ये हम गलत नजरिए से देखेंगे, इसको पेमेंट यूज केस नहीं देखेंगे। इट कैन नॉट रिप्लेस द फियाट ऑफ अ सॉवरेन कंट्री। वो कोई अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, स्मॉल तो एक्सपेरिमेंट इसको हम किस केस में देखें? एज अ इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एज ए टेक्नोलॉजी देखो, और जो आप टोकन किसी भी टोकन में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका फंडामेंटल देखो। मतलब हम इसको ऐसा देख सकते हैं जैसे हम स्टॉक में करते हैं, सेम काइंड ऑफ स्टॉक कमोडिटी है ना, उस तरह से इसको देखो, ना कि हाँ भी ये मैं इंडियन रुपी लेके वो कर रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई हार्ड वो नहीं है ना। वो कोई, और इतनी फ्लक्चुएट करती है, राइट। अभी बिटकॉइन जब ट्रम्प जीते थे तो 100,000 से ऊपर था, इट रीच्ड एज लो एज 80K। तुम ऐसी करेंसी कैसे रहोगे कि तुम्हारी वेल्थ 25% हाथ में पड़े पड़े कम हो जाए? ऐसी तो कोई करेंसी होती नहीं है दुनिया में। करेंसी का जो फ्लक्चुएशन होता है स्लोएस्ट होता है, सबसे कम होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। डेवलप्ड कंट्री की करेंसीज का और ज्यादा कम होता है। तो इसीलिए इसको उस तरह से नहीं देखें हम, इसको हम देखें एज एन एसेट क्लास, उसके आप फंडामेंटल्स देखो। और ये अभी बहुत नहीं है। अब स्टॉक एक्विटी ओवर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स इवेल्युएट होके मेच्योरिटी पे पहुंचा है। अच्छा, सेम थिंग गोल्ड हो गया। गोल्ड तो हम सोचते हैं, सुनते हैं कि हजारों सालों से लोग यूज करते हैं एज अ एक्सचेंज के लिए। तो अभी ये इवॉल्व होनी है। इट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर, बट अभी बहुत इवॉल्व होनी है ये। सो एआई कितना रोल प्ले करेगा अपना क्रिप्टो करेंसी में? देखो, मैं इसको दो अलग अलग चीजें देखता हूँ। एआई बेस्ड टोकन्स भी हैं जो मान लो मैंने एक कंपनी खड़ी की जो कोई एआई के थ्रू एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, उसको मैंने टोकन क्रिएट कर दिया एंड देन आई हैव लॉन्च्ड इट एज अ डिजिटल एसेट। ओके, वैसे है। दूसरा है जो एआई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही है बट नॉर्मल टोकन है, उसमें एआई कैसे यूज करती है, राइट। एआई स्पेशली जो जेन एआई है, वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विद इन सेकेंड्स इट कैन go through and give you a trend information in a very concise manner. Just for example, मान लो ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है, राइट। ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है कि हाँ भाई यार ये इस पे ये टोकन मार्केट में आने वाला है, या टोकन आ गया, इसमें ये इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं, तो ये प्राइस जाएगा। तो लोग उसके बारे में एक्साइटेड हो रहे हैं, दे आर गिविंग रिप्लाईज ऑन दैट पोस्ट एंड ऑल दैट। ट्विटर का सेंटीमेंट रीड करना, विच विल टेल यू डायरेक्शनली ये क्या जाएगा। हाँ, वो हम ह्यूमन में पॉसिबल है, बट एआई कैन डू इट इन विद इन सेकेंड्स। इवन इंस्टाग्राम का भी, किसी का भी, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बोल लो। इंस्टाग्राम जो प्रोफेशनल तरीके से उतना लोग उसमें नहीं डालते हैं। इंस्टाग्राम में अलग तरह से सेंटीमेंट चलता है, पर ट्विटर में अलग तरह का चलता है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज़ों का। अगर मैं बात करूँ, कोई भी ले लो, यानी कि यू कैन टेक इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाटएवर एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हाँ, तो वो जज करना और तुम्हें बताना कि ये ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये एआई कर सकता है। अब तुम्हें ये देखना है कि अभी जब ऐसे मार्केट इवेंट्स होते हैं तो अगर ये कर्व आता है तो ये महंगा है, सस्ता है, बहुत सारी चीजें। इट कैन गिव यू डेटा ऑन योर फिंगर टिप्स वेरी क्विकली। तो एआई वो क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं करेगा, सिर्फ स्टॉक्स के लिए भी करेगा, सबके लिए करेगा। तो वहां पे एआई बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ओके, सो क्रिप्टो की बात कर रहे थे, तो क्रिप्टो के बारे में और थोड़ा डिटेल में बताओ कि क्रिप्टो, अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे इंडिया भी अपने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा या नहीं?
देखो, हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो हुँ, सीबीडीसी बोलते हैं, ई रूपी नाम है हुँ, उसका, हुँ, वो 2022 में लॉन्च हो गया था। हुँ। तो लेकिन उसका यूज़ सर्कुलेशन इतना नहीं है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि यूज़ तो इतना करते नहीं सो उसको। यूज़ तो नहीं करते अभी। तो मैंने लेटेस्ट नहीं पढ़ा है कि सेंट्रल बैंक उसके बारे में क्या सोच रहा है, हुँ, क्या नहीं। बट उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती है, राइट? देखो, अगर आपने हमें पता है कि पहले पाकिस्तान बहुत सारी काउंटरफीट नोट्स नेपाल के थ्रू इंडिया में डालता था। तो हमारे हुँ, पास बहुत तभी लोग, यानी कि जब हमने 1000 के 2000 के नोट बैन किए, तो गवर्नमेंट का ये स्टांस था कि वो हम काउंटरफीट हटा रहे हैं। अब डिजिटल करेंसी में पॉसिबल नहीं है, तो तुम काउंटरफीट कैसे क्रिएट करोगे? हुँ, राइट? काउंटरफीट क्रिएट ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये, जैसे हमने बताया, ये सिस्टम फेथलेस सिस्टम है, यानी कि हुँ, इसके अंदर तुम्हें कुछ इंडिविजुअल की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, तो जब तुम्हारे पास फिजिकल नहीं है, तो तुम उसको रेप्लिकेट कैसे करोगे? हुँ, लेकिन उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, डेली यूजेज के बहुत सारे इकोसिस्टम रिलेटेड चैलेंजेस हैं। हुँ, तुम कैसे यूज़ करोगे? तुम्हारे पास कौन सी ऐप में कैसे दिखेगा? फिर हमारी बहुत बड़ी कैश इकोनॉमी है, उसमें वो नहीं चल सकता। हुँ, पेमेंट सेटलमेंट कैसे करोगे? तो हर बैंक ने थोड़ा 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 किया है। बट आई थिंक, आई डू नॉट नो कि व्हाट विल बी दैट इवेंट जो इसको चेंज करेगा, क्योंकि हमारे पास अपनी यूपीआई है, तो वो भी इंस्टेंट पेमेंट है। सीबीबीसी का ये बड़ा सीबीडीसी का एक बहुत बड़ा यूज़ केस होता है कि इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे वो यूपीआई सॉल्व करते हैं, तुम स्कैन करते हो, पेमेंट 1 सेकंड में चली जाती है। तो इंडिविजुअल के लिए भी कोई वो मोटिवेशन नहीं है कि मेरे को ई-रूपी यूज़ करना है, मैं यूपीआई नहीं हुँ, यूज़ करूँ। हुँ, तो हमारे लिए तो हम एक, इट इज़ इंटरचेंजेबल इन अ वे। हुँ, दो दे आर वेरी डिफरेंट। वो तो फिज़िकल किसी ने होल्ड किया हुआ है कहीं, बस ट्रांसफ़र हो रहा है अकाउंट के अंदर। हुँ, इसके अंदर डिजिटल ही है, इसका कोई फिज़िकल नहीं है। हुँ, बट मेरे लिए तो यूज़ केस वही है ना, मैंने पेमेंट करनी है, मैं चाहे ई-रूपी से करूँ, चाहे मैं यूपीआई से करूँ। हुँ, तो अगला यूपीआई एक्सेप्ट कर रहा है, उसके हुँ, पास सब कुछ पता है, उसको उसके अकाउंट में दिख रहे हैं। हुँ, तो ये मेरे ख्याल से इवॉल्व होगा। कैसे, क्या वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा जब वो ज़्यादा होगा, ये कम होगा, बहुत मुश्किल है मेरे लिए बताना। और गवर्नमेंट क्या सोच रही है, ऑफ कोर्स आई डू नॉट नो। बट एक चीज़ बहुत क्लियर है, जो हमारी हम ब्रॉडर डिस्कशन कर रहे थे कि डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी और हुँ, इंडिया का अ, रुझाव उस चीज़ के लिए, हुँ, हम अ, इसको जो डिजिटल एसेट है उसको हम रुपी का इक्विवेलेंट नहीं बनाएंगे। हुँ, वो कभी भी नहीं होगा। हुँ, हम इसको लेकिन एज अ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, और हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स बने, उस तरह की सपोर्ट इसको देनी पड़ेगी, क्योंकि ओके, अदरवाइज यू विल बी बिहाइंड द कर्व। ऑलरेडी वी आर बिहाइंड द कर्व। हुँ, आई थिंक इंडिया ने 2-3 बार स्टेटमेंट्स दिए कि हम, क्योंकि ये बॉर्डरलेस है, हुँ, तो हम अकेले सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो G20 शुड कम टुगेदर टू सॉल्व इट। तो हुँ, हम कोशिश की, आई थिंक इट विल बी डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हुँ, और हम कुछ क्यूज़ लेंगे, बाकी कंट्रीज़ जो करेंगे उस पे थोड़ा-सा शायद क्यूज़ लेके हम अपनी रेगुलेशंस फ्रेम करेंगे इसके ऊपर। हुँ, बट आई डोंट थिंक वो जो आरबीआई का स्टांस था बैन करने वाला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। हम उस हुँ, स्टेज पे वापस जाएँगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री आई थिंक इज़ प्रीटी सपोर्टिव ऑफ न्यू इनोवेशन, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। हुँ, बैलेंस क्या होगा हमारी रेगुलेटरी रिजीम में, हमें देखना पड़ेगा। एंड आई थिंक विद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कमिंग एंड वेरी पॉजिटिव फीलर्स फ्रॉम हुँ, देम, आई थिंक अगले 2-4 साल में हमें रेगुलेशंस इमर्ज होती हुई नज़र आएँगी। एंड वी विल ऑल्सो लीड दैट, कि हम भी कुछ रेगुलेशन लाएँ, ताकि हम इस पे सही तरह से रेगुलेट करें। इट कैन नॉट बी अनब्रिडल्ड कि हुँ, तुमने जो करना है करो, हुँ, तुम्हारे पे कोई चेक नहीं है। हुँ, वैसा नहीं होगा। इवन दो इट इज़ अ प्योर डिसेंट्रलाइज्ड प्ले, कि कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, हुँ, बट नो कंट्री, नो सोसाइटी विल बी कंफर्टेबल to let it go the way it wants. हुँ, They will like to have some boundaries जिसके अंदर वो काम करे, और हमें पता है it is working for the betterment of the society, and it is working as per the expectation. तो हुँ, वो गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड करेंगे। हुँ, अमेज़िंग। ओके, सो एक और चीज़ है, आपको क्या लगता है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर हैकिंग, फ्रॉड ये सब चीज़ें हो सकती हैं? और इन चीज़ों की वजह से कितना इफ़ेक्ट करेगा क्रिप्टो करेंसी को? क्योंकि जहाँ पे भी कोई भी चीज़ शुरू शुरू होती है, वहाँ पे फ्रॉड्स, हैकिंग ये सब चीज़ें भी तो होती हैं ना, उस चीज़ को कम करने के लिए? तो व्हाट्स योर ओपिनियन? ऑलरेडी देखो, दो अलग अलग लेवल पे ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हो गया क्रिप्टो करेंसी पर से,
जो ब्लॉकचेन पे टेक्नोलॉजी बैठी है उसको कोई हैक करके ओनरशिप चेंज कर रहा है क्या, कि मैं तुम्हारे पास पड़े हुए हैं कुछ और मैंने टेक्नोलॉजी डाली और उसको अपने पे मूव कर लिया, ब्लॉकचेन से रिलेटेड चीज, वो बहुत हार्ड है at this stage. Future में it's very hard to know because technology is evolving very fast and people will put counter measures. लेकिन हैकिंग एट प्रोसेस लेवल, अभी एक एक्सचेंज है बाइबिट करके, वहाँ पे एक महीना पहले या उससे भी कम उन्होंने $1.5 बिलियन का हैक हो गया उनको। तो इट्स वेरी, यानी कि ओपन न्यूज़, पीपल कैन सर्च। अब वो जो हैक हुआ वो प्रोसेस हैक है, उन्होंने कुछ किया, फाइंड आउट की वल्नरेबिलिटीज उनके सिस्टम पे, उसके बाद उन्होंने इम्पर्सोनेट किया ट्रांजैक्शन को, जो भी है, यानी कि उसकी टेक्निकल डिटेल्स बहुत है, तो उससे उन्होंने $1.5 बिलियन निकाल लिए। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न क्रिएट करता ही है, नेचुरल सी बात है। तो दैट्स द एवोल्यूशन आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट्स द रेगुलेटरी पार्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, हाउ दे फील सेफ अबाउट देयर होल्डिंग्स, वो रेगुलेटरी क्लैरिटी आएगी। जैसे हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम में इक्विटी में एक स्टॉक एक्सचेंज होती है, एक डिपॉजिटरी होती है, एक ब्रोकर होता है, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स बहुत वेल डिफाइंड है और हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉल्वेंसी बहुत अच्छी तरह से देखी जाती है, सेबी देखता है। वैसे ही लेकिन स्टॉक में भी तो बहुत बार ऐसा देखा गया हुआ है कि अब मतलब इस लेवल पे स्टॉक या थोड़ा वैसा तो किया हुआ है, फ्रॉड वाला बहुत सारे ऐसे मैंने पढ़ी है। वो तो रिगिंग, जो आप रिग करने की बात कर रहे हो कि अभी फ्रंट रनिंग जो भी है, बहुत सारी चीजें हुई है, राइट, स्कैम्स जो बोल रहे हो, वो एक अलग चीज है, वो कहीं पे भी हो सकती है। वो मार्केट्स में देखा हमने, यानी कि रियल एस्टेट मार्केट में भी देखा है, वो हमने स्टॉक मार्केट, दैट कैन हैपन बिकॉज ऑफ ह्यूमन ग्रीड एनीवेयर इन एनीथिंग। फंडामेंटली जो हम क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या क्रिप्टो करेंसी स्पेसिफिक हैकिंग बोलते हैं, उस कन्वर्सेशन में जो फंडामेंटल लेयर है टेक्नोलॉजी की, उसमें जो डिफाइन की हुई है उसमें नहीं पॉसिबल या बहुत मुश्किल है। जो प्रोसेस रिलेटेड, जो इनके पार्टिसिपेंट्स है, एक्सचेंज हो गई, लोग हो गए, उनकी हैकिंग वो जैसे नॉर्मली हैकर्स बाकियों की करते हैं, वैसे इनकी हैकिंग भी हो रही है, देयर ऑफ कोर्स अ प्राइम टारगेट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एआई। आपको क्या लगता है कि एआई सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किस सेक्टर में दिखाएगा आने वाले टाइम पे? हाँ, जैसे मैंने पहले बोला था कि इन अ 50 ओवर गेम अभी पहली बॉल हुई है, तो मतलब अभी 299 बॉल्स बाकी हैं और कंजर्वेटिव, यानी कि मे बी 2000 बॉल बाकी है। ओके, तो ये अभी शुरुआत है। किस में डिस्टर्ब करेगा? बहुत चीज़ों में डिस्टर्ब करेगा, राइट। अभी हमें पता है कोडिंग जॉब्स जो है वो बहुत आसानी से रेप्लिकेट हो रही है। इट्स नॉट दैट द पीपल डू नॉट हैव जॉब्स, बट जिसको 100 लोग कोडर्स पहले चाहिए होंगे, अभी वो सिर्फ 20 ही रखेगा। 80 का काम जेन एआई से ले लेगा। वो जो अभी वो लोग क्यों चाहिए? जेन एआई आपको देगा, लेकिन उसको डिजाइन तो देना पड़ेगा ना किसी को। हाँ, उसको देखना भी तो पड़ेगा, सही दिया नहीं, कमांड पहली बात कि हाँ भाई मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, वो उसकी डिफाइन करके उसका कोड जो जनरेट करना है, उसके बाद जो जनरेट हो गया उसको डिप्लॉय करना है, टेस्ट करना है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे ये भी रेप्लिकेट हो सकती है। मैंने किसी का एक टॉक सुना था, वो पर्सन इज इन्वेस्टर इन आवर कंपनी, उसने अभी उन्होंने बुक लिखी है 10x एंटरप्रेन्योर करके, इज अ प्रोफेसर इन हार्वर्ड। तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा लोग अब सेल्स वाली साइड में, कस्टमर फेसिंग साइड डिप्लॉय ज़्यादा होंगे, ये वाली साइड पे कम होंगे। तो कस्टमर को समझना और उसको रेप्लिकेट करके एजेंट को दे देना, एजेंट इन एआई टर्मिनोलॉजी मीन्स जो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एक हो गया फाउंडेशनल मॉडल जिसको एलएलएम बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और एक हो गया एजेंट जो उसके ऊपर बिल्ड किया, जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जैसे बॉट्स हो, जो बहुत सारी चीज़ें तुम देखते हो। तो तुमने क्लाइंट से एक फीडबैक लिया, क्लाइंट बोलता है यार ये सिस्टम ऐसे नहीं काम कर रहा, तो वो तुमने उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट थी वो एआई को डाली, बोला इसको प्रॉब्लम जो है इसकी बुलेट पॉइंट्स में या जिस तरह से भी उसको क्रिएट करो। उसके बाद एक और एजेंट को दिया, भाई
हमारे सिस्टम की करंट कमी देखो और जो उसने फीडबैक देखा इसको देखो, हम्म, फिर बोलेंगे इसको कोड डेवलप करो, फिर हम्म, बोलेंगे इस कोड को डिप्लॉय करो, हम्म, फिर देखो कि हाँ भी ये टेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा, हम्म, टेस्ट करो उसको कि ये ठीक तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा, और उसके बाद उसको रिलीज करो, हम्म, और उसके बाद बोलो कस्टमर को कि हाँ भाई तुम चेक करो कि अभी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं हुई। तो हम्म। ये ऑलमोस्ट विदाउट ह्यूमन हो सकता है। ओ, तो मतलब जो छोटी छोटी जॉब्स हैं वो भी सारी कट जाएंगी, जैसे ये मुश्किल है बोलना। देखो जैसे कि रेस्टोरेंट की बात करें हम, इसकी रेस्टोरेंट्स की बात करें या किसी वॉचमैन की बात करें, नहीं ये ये इस तरह की जॉब्स कटेंगी नहीं कटेंगी? देखो कट सकती है ना, क्योंकि अकेली एआई टेक्नोलॉजी से नहीं कट सकती। अब तुम हम्म, बोलो कि मैंने एक वॉचमैन है जो देखता है बिल्डिंग में कि हाँ भाई हम्म, कौन आ रहा है कौन जा रहा है बट जैसे भी। कैमरा तो अब उसको वो कर सकता है ना, कि हाँ तो देख आपने सकता है, वो कैमरा बता लगाया सकता है, है। कैमरा एआई डाल दिया, हाँ, तुमने आइडेंटिफाई कर दिया उसको डिफाइन कर दिया, हाँ, और उसके बाद रिस्पॉन्स मैकेनिज्म हम्म, कि हाँ भाई अभी तो वॉचमैन है तो तुम्हें डर डर लगेगा, हम्म, लेकिन कैमरा से देख रहे हो तुम्हें जब तक डर नहीं लगेगा तब तक तुम कुछ कर सकते हो। या तुम ड्रोन ऊपर डाला है, हम्म, ड्रोन रियल टाइम कुछ दे रहा है, उसके हम्म, बाद जहाँ 10 लोग रखते थे अभी वो एक बंदा वो ड्रोन को मॉनिटर करके उसको इंटेलिजेंस मिल रही है, हम्म, एक्शनेबल आइटम मिल रही है, उसके बाद वो जाके करे। तो वो सब चीज़ें एफिशिएंट हो सकती हैं। अब टीचिंग जॉब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। हम्म, अगला क्वेश्चन है, इज ट्रेडिशनल क्लासरूम वाइबल इन फ्यूचर? हम्म। क्यों तुम्हें कंटेंट डिलीवर करने के लिए सिर्फ क्लासरूम चाहिए? तो तुम घर पे बैठ के पढ़ लो फिर। घर के बैठ के पढ़ लो, और तुमसे जो भी है एआई ने तुम्हारा तरीका समझा है, जो ऑलरेडी कंटेंट बनाया है, वो तुम्हारे तरीके से डिलीवर करे तुम्हें ताकि तुम समझ जाओ। मतलब आप ये बोल रहे हो कि आने वाले टाइम पे स्कूल्स कॉलेजेस बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि एआई नहीं, वगैरह उसका आ गया तो फिर उसका हम तो घर पे सब चीज़ें उसका सीख सकते हैं। स्केलिंग होगा। अभी हम अगर आज बहुत छोटी परसेंटेज हम्म, ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं, हम्म, अगर उसको हमने 90% 100% करना है, हम्म। हमारे पास इतनी जगह है कि हम इतने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बना सकें, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से हाँ, क्रिएट करें। ये पॉइंट है, नहीं तो है। नहीं हो सकते। तो हम्म, अब जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन आपको इंटरेक्शन चाहिए। अब आप सारा हम्म। टाइम तो एआई से बात करके जिंदगी नहीं बिता बोर हो सकते, जाओगे, इमोशंस ही नहीं देंगे इमोशन कोई। नहीं रहेंगे, और कई चीज़ें जो ह्यूमन इंटरेक्शन से चीज़ें सीखते, जो मैं अपनी अपनी आईएम की क्लास की लर्निंग की बात कर रहा हम्म, था, राइट। वो एलिमेंट भी चाहिए आपको, चाहे 100 डेज यानी कि थ्रू आउट द ईयर चाहिए, या सिर्फ 10% ऑफ योर टाइम चाहिए, हम्म, दैट इज द क्वेश्चन। हम्म, तो 10% ऑफ द टाइम चाहिए, हम्म, तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 10% के लिए यूज़ करो। कोई कोई जनवरी में आ रहा है, कोई फरवरी में आ रहा है, कोई मार्च में आ रहा है, हम्म, तो बच्चे वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग आई एम थिंकिंग आउट लाउड। हम्म। तो चीज़ें खत्म होना मुश्किल है, रिड्यूस होना पॉसिबल है। ओके, सो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे कौन से वाले, क्योंकि लोग बहुत सारे एआई के टूल्स यूज़ कर रहे हैं, हम्म। सबसे बेस्ट कौन सा है आपके अकॉर्डिंग? या मैं तो जो इतना आप एआई नहीं यूज़ करता हूँ अदर देन हम्म, जेन एआई टूल्स। हम्म। बहुत सारे टूल्स हैं। जेन एआई के अंदर बता दीजिए क्या क्या चैट है। चैट जीपीटी तो हम्म, आपको पता है, ओपन हम्म, ओपन एआई का, फिर उसके बाद अभी हम्म, डीप सीक ने निकाला, बहुत सारे लॉन्च होंगे। हम्म, जेमिनी है हम्म, गूगल का, हम्म। अभी तो आप गूगल सर्च डालो उसमें आपको वो अपने आप ही हाँ, डायरेक्टली वो एआई का दे आ रहा है। जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का भी है, हम्म, लामा, तो ऐसे बहुत सारे हैं, फेसबुक का भी है मेरे ख्याल से। तो ऐसे बहुत सारे निकल रहे हैं। हम्म, तो आई वुड से कि आप किस फील्ड में हो, आपको हम्म, किस स्पेसिफिक चीज़ के लिए चाहिए, आपको बहुत बढ़िया टूल मिल जाएंगे। अभी ओके, एक मेरे को किसी ने जो मैं बता रहा था, हार्वर्ड प्रोफेसर हम्म, जिनकी मैंने टॉक सुनी, उन्होंने एक बहुत अच्छा बताया उसको। वो क्लोन कर लेगा, जैसे तुम्हारे अगर तुम मान लो 60 पॉडकास्ट क्रिएट करते हो, हम्म, उस क्लोन को वो 60 पॉडकास्ट दे दो, हम्म, ठीक है। और तुम्हारी टॉक्स है या तुमने कुछ लिखा हुआ है या कुछ दे दो। हम्म, उसके बाद तुम्हारा कोई दोस्त है, अब तुमसे बात करना है या उसको कोई क्वेश्चन पूछना है, हम्म, वो तुमसे नहीं पूछे, उस क्लोन से पूछ ले, वो हम्म। तुम्हें रेप्लिकेट करके तुम्हारा समझ के तुम कौन हो उसको वैसे आंसर कर देगा। उसका नाम क्या है? मैं सर्च करके बताऊंगा, मुझे याद नहीं है, उसका क्लोन ही कुछ ऐसा है। ओके, ओके, तो ऐसे ठीक है। बहुत सारे लोग अपने क्लोन बना रहे हैं। अब हम्म, वो प्रोफेसर हैं, अब इतना टाइम तो हर स्टूडेंट को दे नहीं सकते हैं, तो हम्म, उन्होंने इतनी क्योंकि बुक्स लिखी हैं, सब कुछ लिखा है, तो उन्होंने अपने क्लोन बना दिया। तो हम्म, जो उनके स्टूडेंट्स हैं या कोई और है, उस क्लोन से जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो हम्म, उनको आंसर मिल जाएगा। ही नीड नॉट, एंड देन दे कैन वैलिडेट और वट एवर जैसे भी है, बट दे विल गेट एन इंटरेक्शन हम्म, फ्रॉम दैट इंडिविजुअल। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने अब जो मैं बताया बुक उन्होंने पब्लिश किया 10x एंटरप्रेन्योर, हम्म,
वो बंदा वन मैन पब्लिशर है। हम्म, अगर आप नॉर्मल पब्लिशिंग हाउस देखो उसमें हजारों लोग होते हैं, वो सिर्फ एक बंदा है, बाकी सब वो एआई टूल्स और ये सब यूज करके अपना जॉब यानी कि पब्लिशिंग कंपनी चलाता है। 1%, दैट काइंड ऑफ एफिशिएंसी ही हैज क्रिएटेड। वाओ, अमेजिंग। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मेरी नॉलेज इसमें थोड़ी लिमिटेड है, विच पर्टिकुलर एजेंट्स विल हेल्प यू, बट आई एम श्योर आप सर्च करोगे आपके स्पेसिफिक एरिया की आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। कुछ जो मैंने सुनी जैसे क्लोन वाली, वो बता दी। चैट जीपीटी ऑफ कोर्स इज वेरी वेरी, अगेन उनके लिए भी तो बहुत स्टार्टिंग टाइम है, वो भी और बहुत कुछ प्रोड्यूस करेंगे। इंडिया से भी मोस्ट लाइकली आप अगले 1-2 साल में आपको अच्छी चीज़ें दिखने को मिलनी चाहिए। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा मैं कि आप जम्मू के स्टार्टअप्स और बैंगलोर, दिल्ली एनसीआर, मुंबई या हैदराबाद, इनके स्टार्टअप्स में क्या आपको डिफरेंस नज़र आता है? और वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स और जो यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? और यहाँ के जो जम्मू के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी ग्रोथ इतनी फास्ट क्यों नहीं हो पाती है? लाइक व्हाट इज़ द रीज़न? ग्रोथ वाला पार्ट मैं सबसे एंड में आता हूँ। इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, एक तो जो मैंने पहले हमारी बात में बोला था, इकोसिस्टम रिलेटेड एस्पेक्ट बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। मान लो कोई जम्मू का एंटरप्रेन्योर है, वो उसके सामने 10 रोल मॉडल खड़े हो जाएं, वो उसकी एनर्जी 5x 10x वैसी हो जाएगी। मान लो, लेकिन रोल मॉडल तो दिख ही रहे हैं डिजिटल आजकल, सोशल मीडिया या इंटरनेट पे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिख जाएंगे। क्या उसका इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता उस चीज? उसका इतना नहीं असर पड़ता। आप बात तो बहुत लोगों की सुन लोगे, लेकिन जब आपके साथ बंदा खड़ा होकर बात करता है, प्रेजेंस फील कराता है, पर्सनल टच होता है, वो एक बहुत बड़ी फीलिंग होती है। अब मान लो तुम किसी को देख रहे हो जो दिन में 16 घंटे काम कर रहा है, और तुम उसके साइड पे बैठ के काम कर रहे हो, राइट? जब तुम उसको देखोगे तुम वैसे इंस्पायर हो जाओगे। अब जब तुम कंटेंट देख रहे हो, वो लिमिटेड उसकी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस वो देख रहे हो, तुम बंदे को नहीं देख रहे हो, करेक्टर नहीं देख रहे हो। अब वो बहुत सारी चीजें, को वर्किंग स्पेसेस हैं जो क्रिएट हो गई हुई हैं। देयर सो मेनी 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 लेयर्स टू इट। एक तो ये हो गया कि रोल मॉडल्स आपके सामने आके आपको इंस्पायर कर रहे हैं। इकोसिस्टम एक अलग चीज़ होगी जो मैंने पहले कवर किया। तीसरा, मैंने इतने एंटरप्रेन्योर्स जम्मू से या दिल्ली एनसीआर से, जो बैंगलोर के अलावा, इतने नहीं देखे हैं। मेरा फंडामेंटल बिलीफ ये है कि इट इज़ नॉट अ इशू ऑफ कि बंदा कहाँ से है, इट इज़ एन इशू ऑफ वो किस इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहा है। वो मेरे को फंडामेंटल डिफरेंस लगता है। अच्छा, मतलब इन्वायरमेंट वैसा नहीं मिल रहा है, मतलब यू कैन से सराउंडिंग्स वैसी नहीं मिल रही हैं, इसलिए उस तरीके का माइंडसेट, उस तरीके की ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। ये टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की बात करें तो ना, इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, टैलेंट है, लर्निंग नहीं है, लर्निंग नहीं है, तुम कहाँ कोर्स करेक्ट करो, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आप सोचते हो वो बहुत लेस है, वो आपको दिखती कम है। इवन दो यू कैन डू इट फ्रॉम जम्मू फॉर अदर रीजन्स, बट जब तुम जाके वो प्रॉब्लम किसी से सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, क्रिस्टलाइज नहीं करोगे, उसको सॉल्व कैसे करोगे? तो मुझे वो दिखता है, बट आई डू नॉट हैव एनी डाउट कि ये गैप्स 10 साल में कम होंगे। इट विल नॉट फुली गो अवे, क्योंकि बैंगलोर की इकोनॉमी ऑलरेडी इज़ वेरी बिग, यानी कि 10-12 हज़ार डॉलर पर कैपिटा इनकम है। जम्मू की मैं चेक कर रहा था, एज ए रीजन हमारी पर कैपिटा इनकम 1,20,000 30,000 की है, विच इज़ वट $1,500, $1,000, $1,500, तो 10x बैंगलोर और जम्मू में, मतलब बैंगलोर जम्मू से 10 गुना आगे है पर कैपिटा इनकम, जो पर बंदा कमा रहा है ऑन एन एवरेज, उससे आगे। और बैंगलोर में वो 10x का फर्क है ऑलमोस्ट। तो अब तो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कम हो गया ना ऑटोमेटिकली। अब जम्मू की मैं जीडीपी का नंबर निकाल रहा था, 1.3 लाख करोड़, 1.4 लाख करोड़, वो मल्टीपल लाख करोड़ में बढ़ी है बैंगलोर की इकोनॉमी। तो वो उसमें अपने आप ही, अब जो आपको
1 लाख मिल रहा है और आपको 10,000 मिल रहा है, आप 1 लाख में ज़्यादा खाओगे, पियोगे, बाहर ज़्यादा जाओगे, ज़्यादा स्पेंड करोगे। अब 10,000 में आपको पहले बेसिक नीड्स पूरी करोगे, उसके बाद 1,500 रुपये बचेगा, वही खर्चोगे। तो आप जब आप बोलोगे मैंने उसको 500 रुपये की चीज़ भेजनी, उसके बाद है ही उतना ही पैसा बचा हुआ, तो वो खरीदेगा नहीं। अब बैंगलोर में जो बंदे के पास लाख रुपए कमा रहा है, जिसके पास स्पेयर 30,000 पड़ा है, 500 रुपये में उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो एक इकोनॉमी का भी डिफरेंस है, इकोसिस्टम का भी डिफरेंस है, इन्वायरमेंट मिलना, रोल मॉडल मिलने, ये सब चीज़ें लोगों को इकट्ठे आके सॉल्व करनी पड़ेंगी। अपने आप ऑर्गेनिकली सॉल्व करते हुए बहुत टाइम लगेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म होता है। हमने इस पॉडकास्ट को 2 पार्ट्स में करा है। पहला पार्ट हम पहले कर चुके हैं, उसके थोड़ी देर के बाद हमने अपना दूसरा पार्ट स्टार्ट करा। पहले वाले पार्ट में आपको पूरी की पूरी आर्मी की जर्नी के बारे में पता चलेगा और सेकंड पार्ट में हमने टेक्निकल बातें करी है, जिसपे आप क्रिप्टो करेंसी से लेके एंटरप्रेन्योरशिप, एआई, इन सभी चीज़ों के ऊपर हमने बात की है।